नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम बात करेंगे आपकी कक्षा 12 की पहले जो इतिहास का पहला पार्ट है, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी ईंटें, मनके तथा अस्थियां, यानी हड़प्पा सभ्यता। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको पता है कि इतिहासकार और कहानीकार में अंतर होता है। कहानीकार अपनी कल्पना से कुछ भी बातें लिख सकता है, लेकिन इतिहासकार को बातें लिखने के लिए कुछ निश्चित साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्य यानी हिस्टोरिकल एविडेंसेस चाहिए होते हैं। तो इस हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो हमारा ये आज का पार्ट है, इसे जानने के लिए हमारे पास क्या ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, क्या हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, क्या सोर्सेज हैं, इस पे आप सबसे पहले बात करें। आप सबको पता है, हमने पहले भी बताया था कि हिस्टोरिकल सोर्सेज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और दूसरे लिटरेरी सोर्सेज या टेक्सचुअल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं जैसे ईंटें, मनके, अस्थियाँ, भवन, बर्तन, कपड़े, जेवर, औजार, हथियार, ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहलाते हैं। और दूसरे होते हैं लिटरेरी या टेक्सचुअल सोर्सेज, जैसे पांडुलिपियाँ या प्रशस्तियाँ या इसी तरह की कुछ लिखी बातें जिनको पढ़ के हम उस समय के बारे में समझें। तो प्रिय विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता यानी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे पास अभी तक हम केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर ही निर्भर हैं, क्योंकि इसकी एक लिपि तो है, एक स्क्रिप्ट तो है हड़प्पा की, लेकिन हम अभी तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसलिए अभी लिखे हुए स्रोतों से हमें हड़प्पा के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। जो कुछ हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता लगाया है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के माध्यम से ही पता लगाया है। यानी कि किन किन चीज़ों से पता लगाया है? हमने पता लगाया जो हमें वहाँ से हाउसेस मिले हैं, पॉट्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं, सील्स मिले हैं, ये सब चीज़ें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या क्या था और हमने उसको बारे में कैसे पता लगाया। तो दो प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या था और हमने यानी कि इतिहासकारों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, पुरातत्वविदों ने उसे कैसे पता लगाया। तो जो सबसे प्रसिद्ध जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने का, वो है हड़प्पन सील, जिसका चित्र आपको पेज नंबर 1 पर ही दे रखा है। और आपको सभी चित्रों को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि आपकी जो परीक्षा होगी उसमें आपको चित्र आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। आपको कोई चित्र दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये चित्र किसका है, या उसके बारे में कुछ और बात पूछी जाएगी। जैसे अभी 2023 का पेपर हुआ है, उसमें विरूपाक्ष मंदिर का चित्र दिया हुआ था और पूछा था ये किस बिल्डिंग का, किस मंदिर का चित्र है। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, आपको पता लगाना था। तो आपको अपनी किताब में जितने भी चित्र दिए गए हैं उन सभी को बहुत ध्यान से देखना है और याद रखना है, और उनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी अच्छी तरह से आपको याद रखना है। तभी आप अपने अच्छे एग्ज़ाम मार्क्स में जो आपका एग्ज़ाम है उसमें अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ना केवल सीबीएसई में बल्कि सीयूईटी में भी। तो उसी पहले जो आपका पहला मतलब पेज है, उसमें एक नीचे आपको एक बॉक्स दिया गया है। और जैसा मैं बार बार बताता रहा हूँ, आप सबको पता होना चाहिए कि जो बॉक्सेस हैं वो सोर्सेज हैं, और जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 28 वो आते हैं आपके 28, 29 और 30। तो ये सॉरी वो 31, 32 और 33। तो ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है, पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको पैराग्राफ पे आधारित होंगे, और वो पैराग्राफ और कहीं से नहीं बल्कि जो आपकी किताब में जो बॉक्स दे रखे हैं, हर चैप्टर में किसी पेज पर कोई बॉक्स दे रखा है, उसमें बहुत सारी बातें बता रखी हैं। उन्हीं बॉक्सेस को आपको पैराग्राफ के रूप में पेपर में एग्जाम में दिया जाता है, और फिर उस पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। उसी को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो इसलिए आपको सभी पैराग्राफ्स को बहुत ध्यान से, जो आपको बॉक्स दे रखे हैं उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है, और उनको जो मेन टेक्स्ट है यानी किताब की जो मेन बातें जो हैं उनसे रिलेट करके समझना है। क्योंकि जो एग्ज़ाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो ऐसा नहीं कि जो आपको पैराग्राफ दिया गया सारे प्रश्न, आप सभी प्रश्नों के उत्तर आपको उसी में से मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको जो पैराग्राफ दिया जाएगा उसमें जो है
उत्तर मिलना मुश्किल होता है। आप उन प्रश्नों के उत्तर तभी कर पाएंगे जब आपने उस पैराग्राफ को, सोर्स को अपने पाठ से रिलेट करके पढ़ा है, समझा है। तो इसलिए इनको बहुत ध्यान से पढ़ें और पाठ के साथ मिलाकर समझें, तभी आप उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो जो आपका जो पहला बॉक्स दे रखा है पेज नंबर 1 पर ही, टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम्स, यानी कि पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल, इनमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन और या इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले तो विद्यार्थियों आपको ये भी बात अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए कि जो जिसे आज हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कह रहे हैं, उसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, और दोनों को लगभग इंटरचेंजेबली यानी कि समानार्थक रूप से हम प्रयोग कर लेते हैं। कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता भी कह देते हैं, कभी हड़प्पा सिविलाइजेशन कह देते हैं, लेकिन आजकल जो इतिहासकारों का मत है कि इसे हमें हड़प्पा सभ्यता ही कहना चाहिए, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब प्रारंभ में इस सभ्यता के स्थान मिले थे तो वो केवल सिंधु नदी के आसपास यानी पंजाब, सिंध, जो आजकल पाकिस्तान में, वहीं मिले थे। तो इसलिए उस समय के इतिहासकारों ने कहा कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी ऐसी सिविलाइजेशन, ऐसी सभ्यता जो सिंधु नदी के आसपास ही विकसित हुई थी। लेकिन अब जब इसके बहुत दूर दूर तक अफ़गानिस्तान में भी, गुजरात में भी, और उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में, हरियाणा में, सब जगह, उत्तर और जम्मू कश्मीर में, इन जगह जब इनके स्थल मिले हैं, तो अब हम ये नहीं कह सकते ये केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी केवल ये सभ्यता केवल सिंधु घाटी के आसपास ही स्थित थी, अब दूर दूर तक फैली है। तो इसलिए इसका एक नया नाम देना जरूरी था, एक अच्छा नाम देना जरूरी था जो इसके सभी भागों का प्रतिनिधित्व कर सके। तो आर्कियोलॉजी में, इतिहास में एक परंपरा है कि जो किसी सभ्यता का जो स्थल सबसे पहले खोजा जाता है, उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो जो सबसे पहला खोजा गया स्थल था इस सभ्यता का, वो था हड़प्पा, जो आज के पाकिस्तान के पंजाब में है और रावी नदी के तट पर है। तो इसलिए इस पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन ही रखा गया है। लेकिन जो सबसे वेल नोन स्थान है इस सभ्यता का, वो है मोहनजोदड़ो, क्योंकि वो अभी भी प्रिजर्व किया हुआ है। हड़प्पा सबसे पहला खोदा हुआ, सबसे पहला खोजा गया स्थल है, उसके नाम पर हमने इस सभ्यता का नाम रख दिया। लेकिन जो सबसे वेल नोन, सबसे ज़्यादा, सबसे विख्यात, सबसे अच्छी तरह से संरक्षित जो स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। तो अभी हम इसके बारे में जो समझने जा रहे हैं वो ये कि ये जो हड़प्पन कल्चर है, या जिसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते थे, इसमें हमने कल्चर शब्द का प्रयोग किया, हड़प्पन कल्चर यानी संस्कृति। तो आखिर संस्कृति का यानी कल्चर का क्या मतलब है? तो हमारे जो आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें तो संस्कृति का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, पुरावस्तु यानी पुरानी वस्तुओं का एक समूह। तो कैसा समूह? जो कि डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल, जो एक विशेष प्रकार की शैली के होते हैं, और जो आमतौर पर आसपास ही पाए जाते हैं, एक साथ ही पाए जाते हैं, और एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में पाए जाते हैं। तो ऐसा पुरानी वस्तुएं जो एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में पाई जाती हैं और जिनका एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल होता है, ऐसे पुरानी वस्तुओं के ग्रुप को, समूह को हम कहते हैं कल्चर। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कल्चर क्या होती है, तो इसका उत्तर भी आपको मैंने अभी बता ही दिया, और आपका इसमें जो आपका ये जो बॉक्स है पहले पेज पर, उसमें भी ये बात साफ साफ लिखी है। तो हड़प्पन कल्चर के अंतर्गत आने वाली वो पुरानी वस्तुएं कौन सी हैं जिनको हम हड़प्पन से कल्चर कहते हैं? तो वो हैं सील्स हैं, यानी कि मोहरें हैं, बीट्स हैं, मनके हैं, वेट्स हैं, यानी कि बाट हैं, माप तौल के बाट हैं, स्टोन ब्लेड्स हैं, यानी प्रस्तर फलक हैं, पत्थर के ब्लेड जिनसे काटने के लिए प्रयोग होते थे, और बेक्ड ब्रिक्स हैं, पकी हुई ईंटें हैं। इन सब को मिलाकर ही हम हड़प्पन कल्चर कहते हैं। ये जो हड़प्पन कल्चर था वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? पहले तो जैसे हमने बताया ही था आपको कि पहले तो ऐसा लगता था कि बस केवल जो इंडस वैली है, यानी कि सिंधु घाटी, सिंधु नदी की जो घाटी है, बस वहीं तक फैले। लेकिन अब हमने बहुत दूर दूर भी इस सभ्यता के स्थलों को प्राप्त किया है। अब ये स्थल अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात, हरियाणा, इतनी जगह पर यहाँ पर ये फैले हुए हैं। और इनको, जैसा मैंने पहले भी बताया कि इस पूरे सभ्यता का नाम हड़प्पा
सभ्यता रखा गया, क्योंकि सबसे पहली जो स्थान जो इस कल्चर का खोजा गया था वो हड़प्पा था, इसलिए उसके नाम पर ही पूरी सभ्यता का नाम रख दिया गया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर इस सभ्यता का कालखंड क्या है, यानी ये कब से कब तक हमारे भारत में या हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित थी। तो इसका जो मुख्य कालखंड है वो है सिरका 2600 से 1900 BC, 2600 BCE से 1900 BCE। ये इस पीरियड में ये सभ्यता भारत के उपमहाद्वीप में फली फूली थी। लेकिन आप ये ना माने कि ये सभ्यता अचानक से आई और अचानक से ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं था। 2600 BCE से पहले भी सभ्यता थी इस एरिया में जहाँ पर ये जहाँ की हम बात कर रहे हैं, और 1900 BCE के बाद भी लोगों की बसावट इस क्षेत्रों में जारी रही। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस सभ्यता के 3 फेज़ हम मान सकते हैं। हम इनको कह सकते हैं कि अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो 2600 BCE 2600 BCE से पहले जो सेटलमेंट थे इस एरिया में, मानव की बसावट थी इस एरिया में, उसे कहते हैं अर्ली हड़प्पन कल्चर या अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन। 2600 BCE से 1900 BCE के दौरान जो बसावट रही, जहाँ पर मुख्य रूप से बड़े बड़े शहर स्थापित हुए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे, उस पीरियड को कहते हैं मैच्योर हड़प्पन कल्चर। और फिर 1900 BCE के बाद बड़े शहर ख़त्म हो गए, उनकी जगह छोटे छोटे गाँव ने ले ली, लेकिन बसावट जारी रही, मानव वहाँ पर बसे रहे, तो उसे कहते हैं लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन या लेटर हड़प्पन कल्चर या उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति। तो हम इस पाठ में जिस हड़प्पा संस्कृति की बात करने जा रहे हैं वो है मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। यानी हम मुख्यतः बात करेंगे 2600 BCE से लेकर 1900 BCE के दौरान जो कल्चर डेवलप हुआ, जिसमें बड़े बड़े शहरों का विकास स्थापना हमें दिखाई देती है, ट्रेड का विकास दिखाई देता है और बहुत सारी बातों का विकास दिखाई देता है। तो हम 2600 BCE से लेकर 1900 BCE के दौरान की बात करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बात आपको और स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि इतिहास के विद्यार्थियों को समय काल की गणना कैसे की जाती है इतिहास में, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जब आप ये NCERT किताब पढ़ेंगे अपनी इतिहास की 12वीं की, तो वहाँ पर समय को कई ढंग से लिखा गया है। जैसे कई जगह पर लिखा हुआ है BP मतलब बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले। तो कई बार ऐसे लिखा होगा। तो जैसे अगर कोई आपसे कहे कि भाई वर्तमान से 2600 साल पहले, तो इसका मतलब जो वर्तमान से 2600 साल पहले ये घटना घटी थी, 2600 साल पहले घटना घटी थी, तो उसे कहते हैं BP। कई जगह पर इस किताब में समय के लिए BCE शब्द का फ्रेज का प्रयोग हुआ है। तो BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। अब ये कॉमन एरा क्या है और बिफोर कॉमन एरा क्या है, और इसी तरह कई जगह CE यानी कॉमन एरा लिखा है। तो CE और BCE का कॉन्सेप्ट समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इस समय हमारा चल रहा है 2023 वर्ष कौन सा सन चल रहा है, कौन सा वर्ष चल रहा है, 2023। तो ये 2023 कब से माप रहे हैं हम? ये माप रहे हैं हम ईसा मसीह के जन्म से। ये माना जाता है कि ईसा मसीह का जन्म, जीसस क्राइस्ट का जन्म 2023 साल पहले हुआ था। तो ईसा मसीह के जन्म से बाद का जो समय है, जो जैसे अब हम कह रहे हैं कि आज 2023 है, इसे कहा जाता है कॉमन एरा। तो यानी ईसा मसीह के जन्म के 1 साल बाद को कहा जाएगा 1 CE, 100 साल बाद को कहा जाएगा 100 CE, ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल बाद को कहा जाएगा 1000 CE, और ईसा मसीह के जन्म के 2023 साल बाद को कहा जाएगा 2023 CE, जिसमें जो इस समय चल रहा है, जिसमें हम इस समय बात कर रहे हैं। तो CE का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से बाद का समय, और BCE बिफोर कॉमन एरा का क्या मतलब है? बिफोर कॉमन एरा का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से भी पहले की बात हो रही है। तो अगर मैं कहूँ 500 BC, 500 BC, तो इसका मतलब
ईसा मसीह के जन्म से भी 500 साल पहले, मैं कहूँ 1500 BC, तो यानी ईसा मसीह के जन्म से भी 1500 साल पहले। तो इसलिए जब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो उसकी टाइम पीरियड देख रहे थे, तो हमने क्या देखा था, 2600 BCE से 1900 BCE तक, यानी मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन कब से फ्लोरिश हुई, ईसा मसीह के पैदा होने के भी 2600 साल पहले, तभी तो हम उसे कह रहे हैं 2600 BC, और कब तक चली, 1900 BC तक, यानी ईसा मसीह के जन्म से भी 1900 ईयर पहले ये खत्म हो गई, मतलब मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म भी हो गई थी। तो इस तरह से आपको BCE, CE और BP इन सब के बारे में याद रखना है। तो अब हम अपने पेज नंबर 2 पर आते हैं, और ये है बिगनिंग। तो बिगनिंग यानी प्रारंभ की अगर हम बात करें, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं था कि जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर था वो कोई आसमान से, हवा से एकदम टपक पड़ा था, अचानक से पैदा हो गया था। उससे पहले से भी उस एरिया में मानव की बसावट थी, लोग रहते थे, खेती करते थे, पशुपालन करते थे, उनको हम अर्ली हड़प्पन कल्चर कहते हैं। तो उस अर्ली हड़प्पन कल्चर की भी अपनी कुछ विशेषताएं थीं। उनके पास अपनी एक डिस्टिंक्टिव पॉटरी, एक विशेष प्रकार के मृत भांड, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला थी उनके। वो भी एग्रीकल्चर करते थे, कृषि करते थे, पेस्टोलिज्म यानी पशुपालन करते थे, और कुछ क्राफ्ट्स, कुछ शिल्पकारी भी करते थे, कुछ चीज़ें भी बनाया करते थे अपने हाथों से। और उनके जो सेटलमेंट थे, उनकी जो बसावट थी, वो जनरली स्मॉल, छोटे छोटे यानी गांव की तरह होती थी, कोई बड़े शहर नहीं थे वहाँ पर, और ना ही कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी। तो अर्ली हड़प्पन पीरियड, अर्ली हड़प्पन कल्चर की ये सब विशेषताएं थी। और हमें ये भी दिखाई देता है कि जो अर्ली हड़प्पन कल्चर और मैच्योर हड़प्पन कल्चर के बीच में कुछ ब्रेक भी रहा। ऐसा नहीं कि जैसे ही अर्ली हड़प्पन कल्चर ख़त्म हुआ एकदम तुरंत बाद मैच्योर हड़प्पन कल्चर शुरू हो गया, बीच में एक ब्रेक भी रहा, बीच में कुछ अंतराल भी रहा। ये कैसे पता चला हमें? ये हमें ऐसे पता चला कि हमें लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट्स मिली है। कई जगहों पे हमें ऐसा मिला है कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे आग लगी थी। तो यानी जो अर्ली हड़प्पन कल्चर था, उसकी जो बस्तियाँ थीं वो आग से नष्ट हो गई होंगी, और फिर काफ़ी समय बाद जाके यहाँ पर दोबारा से बड़े शहर बसे होंगे मैच्योर हड़प्पन कल्चर के। इसी तरीके से हमें कई जगह पर एबंडनमेंट ऑफ सर्टेन सेटलमेंट्स का भी पता चला है, यानी कि कुछ पुरानी बस्तियों को लोग छोड़कर चले गए थे, और फिर इन बड़े शहरों में जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे बड़ा हड़प्पा शहरों में वो आ गए होंगे। तो इस बात से सब पता चलता है हमें कि जो अर्ली हड़प्पन कल्चर था और जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर है 2600 से 1900 BCE के बीच वाला, इनके बीच में टाइम गैप रहा है। तो अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ रहे हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम अगर किसी कल्चर के यानी 2600 से 1900 BC के बीच में रहने वाले भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों की बात जानना चाहते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि भाई वो खाते क्या थे, उनका निर्वाह कैसे होता था, उनकी सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज क्या थी। इनकी सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज यानी इनकी निर्वाह जो रणनीतियाँ थी, वो बहुत कुछ जो अर्ली हड़प्पन पीपल जैसी ही थी। जैसे अर्ली हड़प्पन पीपल जो चीज़ें खाते थे, जिन चीज़ों खेती करते थे, लगभग वही सब चीज़ें ये मैच्योर हड़प्पन जो पीपल हैं वो भी करते थे। ये जो हड़प्पन पीपल हैं वो वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स का उपभोग करते थे, यानी फल फूल, सब्जी, इस तरह की जड़ी बूटियाँ, इस तरह की चीज़ें भी खाते थे, और मीट भी खाते थे, एनिमल प्रोडक्ट भी खाते थे। और अब आप सोचोगे कि भाई हमें कैसे पता चला कि वो ये जो सब्जियां भी खाते थे या अनाज भी खाते थे, एनिमल जो प्लांट प्रोडक्ट खाते थे, ये कैसे पता चला? तो इसको जानने के लिए एक विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें कहते हैं आर्कियोबोटेनिस्ट, यानी पुरा वनस्पति शास्त्री, आर्कियोबोटेनिस्ट। ये आर्कियोबोटेनिस्ट को कुछ पुराने उस समय के यानी 2600 से 1900 BC के दौरान के कुछ जले हुए अनाज के अंश मिले हैं, कुछ बीज मिले हैं। तो उन्होंने उनका काफ़ी गहन विश्लेषण करके ये पता लगाया है कि हड़प्पा के लोग क्या क्या खाते थे।
तो हड़प्पा के लोग जो मुख्य रूप से खाते थे, उनकी फसलें जो थी वो थी वीट थी यानी गेहूँ थी, बार्ले जौ थी, लेंटिल दालें थीं, और चिकपी यानी सफ़ेद चने थे, और सेसम था यानी कि तिल था। तो ये सब चीज़ों का वो उपभोग करते थे। और जो गुजरात के एरिया में हमें मिलेट्स यानी मोटा अनाज जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, इस तरह की चीज़ें भी मिली हैं। और लेकिन जो राइस है यानी चावल है, उसके अवशेष काफ़ी कम मिले हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग या तो चावल को जानते ही नहीं थे या खाते नहीं थे, और खाते भी तो बहुत थोड़ी मात्रा में। ज़्यादातर चीज़ें जो खाते थे वो थे वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सेसमे। तो ये सब चीज़ों का वो अपना उपभोग करते थे। ये उनके प्लांट प्रोडक्ट थे। इसके अलावा वो एनिमल प्रोडक्ट यानी पशुओं से मिलने वाले पदार्थों को भी खाते थे। तो वो दोनों, तो उनके कुछ पालतू पशु भी होते थे, उनसे वो मीट और दूध इस तरह की चीज़ें खाते होंगे। तो कौन कौन से पशु उनके पालतू होते थे? कैटल यानी मवेशी, शीप, भेड़, गोट, बकरी, बफेलो, भैंस, पिग यानी सुअर, ये सब उनके पालतू पशु होते थे और इनका मीट वगैरह वो खाते थे। तो अब आप सोचोगे कि भाई ये कैसे पता चला कि उनके ये पालतू पशु थे और वो इनका मीट खाते थे? तो ये जानने के लिए हमारे पास एक विशेषज्ञ हैं जिनको कहते हैं आर्कियोजूलॉजिस्ट या जू आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरा प्राणी शास्त्री। तो ये जो आर्कियोजूलॉजिस्ट होते हैं, ये पुराने ज़माने की, उन समय की जो हड्डियाँ मिलती हैं पशुओं की, उनका अध्ययन करते हैं और उससे पता चलाते हैं। तो उन्होंने इन जो हड्डियाँ मिली थी वहाँ पर, उसका अध्ययन करके पता लगाया कि भाई ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग, इन सब का मांस खाते होंगे, इनके जो प्रोडक्ट हैं उनका प्रयोग करते होंगे, और ये सब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते थे। लेकिन जो हमारे जो हड़प्पा के लोग हैं वो ना केवल डोमेस्टिकेटेड बल्कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका भी मीट वगैरह खाते थे, क्योंकि हमें बोअर यानी वरहा जो होता है, यानी जंगली सूअर जो होता है, डियर यानी जो हिरन, घड़ियाल, इस तरह के जानवरों की, इस तरह के प्राणियों की हड्डियां भी हमें मिली हैं। लेकिन अभी ये बात हमें पता नहीं है कि हड़प्पा के लोग इन जंगली जानवरों का खुद शिकार करते थे या जंगल में रहने वाली कम्युनिटीज से इनका मांस खरीदते थे। तो ये सब चीज़ें ही बड़ा इंटरेस्टिंग बनाती हैं हमारे इतिहास को। तो आप देख रहे हो कि इतिहास केवल कोई रटने वाली चीज़ें नहीं है, या इतिहास केवल ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट नहीं है। इतिहास की पढ़ाई में हमें वैज्ञानिक तरीकों और वैज्ञानिक विधियों का भी प्रयोग करना पड़ता है, और वैज्ञानिकों का सहयोग भी लेना पड़ता है, जैसे आर्कियोबोटेनिस्ट, आर्कियोजूलॉजिस्ट, इन सब का प्रयोग करना पड़ता है। तो अब मैं आपके सामने एक जो मानचित्र है उस पर मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा। पेज नंबर 3 पर आपका मानचित्र है। उसमें हमें बताया गया कि जो अर्ली हड़प्पन कल्चर था उसकी बसावट, उसके सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ थे, यानी मैच्योर हड़प्पन पीरियड से पहले लोग कहाँ कहाँ रहते थे। ये बात आपको पेज नंबर 3 के मैप पर बताई गई है। तो आप देख सकते हो कि ऐसी जगहें थी, दम्ब सादत थी, कोट दीजी थी, अमरीनाल थी और सिसवाल थी। आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि ये सब हमारे अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन के सेटलमेंट्स थे। और जो हमारा मैच्योर हड़प्पन सेटलमेंट है, मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के सेटलमेंट है, उनके बारे में पेज नंबर 2 के मैप पर दे रखे हैं। आप देख सकते हो, उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हड़प्पा है जो रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो है जो इंडस यानी सिंधु नदी के तट पर है, इसके अलावा अमरी है, बालाकोट है, चनुद्रो है, कोट दीजी है, ये और सुतकांगडोर है। ये सब आज का जो पाकिस्तान है उस एरिया में है। तो आज के भारत में कौन कौन से मुख्य हड़प्पा स्थल हैं? तो हम गुजरात से शुरू करें तो आपको दिख रहा है धौलावीरा है, नागेश्वर है, रंगपुर है, लोथल है। इसके अलावा अगर हम चलें हरियाणा में तो बनावली है, राखीगढ़ी है। चलें अगर हम राजस्थान में तो कालीबंगन है, और उधर जम्मू कश्मीर में आप मांडा भी देख रहे हैं। तो ये सब हमारे मुख्य मैच्योर हड़प्पन साइट्स हैं। तो आपको इन स्थानों को याद भी रखना है और इनकी मैप पर लोकेशन भी याद रखनी है कि मैप पर ये कैसे कहाँ दिखाए जाते हैं, क्योंकि मैप का क्वेश्चन भी आएगा, उसमें इन स्थानों को दिखाना आपसे पूछा जाएगा। तो हमने अब तक क्या बातें कर ली? हमने अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो साइट्स हैं उनके बारे में देख लिया,
जो मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट्स हैं मैप पर, उनके बारे में देख लिया। हमने बात कर ली कि हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं इस हड़प्पा सभ्यता को समझने के। इसके लिटरेरी सोर्स नहीं है क्योंकि जो हड़प्पा की स्क्रिप्ट है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और फिर हमने कल्चर के बारे में जो सोर्स में जो बॉक्स में पढ़ा, कल्चर के बारे में देख लिया, इसका टाइम पीरियड देख लिया, इसका जोग्राफिकल एक्सपेंशन देख लिया कि कहाँ कहाँ इसके हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं, कौन सा टाइम पीरियड है 2600 से 1900 BC, और कल्चर किसे कहते हैं, और हड़प्पा कल्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सब चीज़ें हमने देख ली। और फिर हमने ये भी देख लिया कि प्रारंभ कैसे हुआ, अर्ली हड़प्पन जो कल्चर थे उनकी क्या विशेषताएं थीं वो भी देख ली। और फिर हमने इन हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी यानी निर्वाह के तरीकों पर भी बात कर ली कि वो क्या क्या खाते थे। अब हम एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ रहे हैं और वो है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आप जानते हो भाई, हमने ये तो पता लगा वो प्लांट एनिमल का प्रयोग करते थे और बहुत सी फसलें जैसे वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सीस में इन सब का खाते थे, मिलेट्स भी खाते थे। तो ये सब वो पैदा करते होंगे, खेती करते होंगे, तो उनके पास खेती की क्या टेक्नोलॉजी थी, इस पर भी एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि के तकनीकों, कौन कौन सी कृषि तकनीकों का प्रयोग किया जाता था, कौन कौन सी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग किया जाता था। तो इसके बारे में आपको पेज नंबर 3 और 4 पर बड़े अच्छे ढंग से समझाया हुआ आपकी NCERT की किताब में, उसको आपको पढ़ना है। इसमें हम मुख्य रूप से अगर देखें तो कि हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर हल और बैल का प्रयोग करके खेती होती थी। तो अब आप सोचोगे कि आज से यानी 2600 BC से 1900 BC यानी आज से कितने साल पहले हो गए, ये भी आपको पता लगाना आना चाहिए। देखो भाई, ईसा मसीह के जन्म से लेकर अब तक तो हो गए 2023 साल, मोटे मोटे कह लो 2000 साल हो गए। और ईसा मसीह के जन्म से भी 2600 साल पहले मैच्योर हड़प्पन थी। तो 2000 साल ये, और ईसा मसीह के जन्म से भी पहले 2600 साल वो, यानी लगभग 4500 साल पहले हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व था, लगभग 4500 साल पहले। तो इस लगभग 4500 साल पहले या 4600 साल पहले जो हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती करते थे, तो वो कैसे खेती करते थे, उनकी क्या टेक्नोलॉजी थी, आज बैठ के हम कैसे पता लगा रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कहानीकार और इतिहासकार में यही अंतर है। कहानीकार तो अपनी कल्पना से कुछ भी कह सकता है कि वो ऐसे करते थे खेती, वैसे करते थे खेती, लेकिन इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा नहीं कह सकते, उनको कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस चाहिए होते हैं। तो हम ये कैसे कह रहे हैं कि वो हल बैल का प्रयोग करके खेती करते थे, क्योंकि हमें जो बुल है, यानी बुल या बैल कह सकते हो, सांड कह सकते हो, तो उसका प्रयोग करते थे। ये कैसे पता चला? क्योंकि हमें उस बुल की टेराकोटा स्कल्पचर मिली हैं, उसकी टेराकोटा यानी एक जो पक्की मिट्टी है उससे बनी मूर्तियां मिली हैं। वो ऐसी एक मूर्ति आपको पेज नंबर 3 पर दे भी रखी है। तो अगर ये मूर्ति वो बनाते थे तो इसका मतलब वो बैल से यानी कि सांड से यानी बुल से परिचित थे। तो बुल से अगर वो परिचित थे तो इतिहासकारों ने अपनी तरफ से अनुमान लगाया कि अगर वो बुल से परिचित थे तो इसका प्रयोग वो खेती के लिए करते होंगे, जैसा आज भी किया जाता है। तो इतिहास जानने का एक सबसे अच्छा जो मेथोडोलॉजी है जो इतिहासकार यूज़ करते हैं, वो वर्तमान से उस अतीत की तुलना करते हैं कि जिन चीज़ों का आज वर्तमान में ऐसा प्रयोग हो रहा है तो संभवतः उनका उस समय भी ऐसा ही प्रयोग होता होगा। तो क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि बैल का प्रयोग खेती में होता है, तो अगर वो बैल से परिचित थे, बुल से परिचित थे, उसकी टेराकोटा की फिगर अगर हमें मिली है तो इसका मतलब इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि वो बैल का प्रयोग करके खेती करते होंगे। टेराकोटा स्कल्पचर हमें मिला है। और इसके अलावा हमें एक तो और हाँ, जो इस बुल की हमें आकृति जो हड़प्पा सभ्यता की जो सील्स हैं, जो मोहरें हैं, उस पर भी मिली हैं। तो टेराकोटा स्कल्पचर भी मिला है और मोहरों पर भी उसकी आकृति मिली है बुल की। तो इससे पता चलता है, इससे अनुमान लगाया गया कि भाई वो बैल को जानते थे, बुल को जानते थे और उसका वो प्रयोग खेती में करते होंगे। तो फिर हल के बारे में कैसे पता चला कि हल का भी प्रयोग करते थे? तो उसके बारे में भी हमें
एक जो इसके मॉडल क्ले मॉडल मिले हैं प्लाव के, तो हमें मिले हैं वहाँ पर कि वो उसका प्रयोग करके यानी हल का प्रयोग वो करते होंगे। इसके अलावा ये जो आपको वो मिली है ना टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लाव हमें मिला है, कहाँ कहाँ मिला है? चोलिस्तान और बनावली में, वहाँ पर हमें हल का टेराकोटा का मॉडल मिला है, चोलिस्तान और बनावली। और ये सब आपको पॉइंट याद रखने कि कहाँ से क्या चीज़ मिली है। ये आपके CBSE में भी 1 मार्कर क्वेश्चन में आएगा और CUET के में भी आएगा। तो हमें ये कैसे पता चला कि वो हल का प्रयोग करते थे, प्लाव का प्रयोग करते थे? वो प्लाव का प्रयोग करते थे क्योंकि हमें चोलिस्तान और बनावली जो आजकल हरियाणा में है, तो वहाँ से हमें टेराकोटा मॉडल, टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी का जो खिलौने के तौर पे जो प्लाव बने थे वो मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि वो प्लाव को भी जानते थे और उसका प्रयोग करते थे। इसके अलावा हमें कालीबंगा जो आजकल राजस्थान में, कालीबंगन या कालीबंगा जैसे भी कह सकते हैं, कालीबंगन में जो आजकल राजस्थान है, उसमें एक प्लाउड फील्ड यानी जुते हुए खेत के निशान मिले कि जैसे उस पर हल चलाया गया ऐसा खेत में। तो और उसके जो दो मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 सेट्स ऑफ फरोज मिले हैं, 2 सेट जुताई के मिले हैं। एक जैसे लेफ्ट, एक है हमारे जैसे ईस्ट से वेस्ट और एक है नॉर्थ से साउथ। इस तरह से 2 तरह के सेट्स ऑफ फरो यानी हल के निशान मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि 2 अलग अलग फसलें यहाँ पर उगाई जाती होंगी एक ही समय में एक खेत में। इसके अलावा हमें तो इसका मतलब पहली जो इनकी तकनीक हमें पता चल गई एग्रीकल्चर की कि वो हल और बैल का प्रयोग करते थे। लेकिन ये तो पता चल गया, लेकिन ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि उनकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या थी। क्या वो खेतों में अनाज जो बीज बिखराते थे, स्कैटर करते थे? इसके बारे में क्योंकि कोई तो इसके बारे में तो टेक्सचुअल सोर्स ही बता सकते हैं, इसके बारे में आर्कियोलॉजिकल सोर्स तो नहीं बता सकते। आर्कियोलॉजिकल सोर्स से केवल इतना पता चला कि हल और बैल का प्रयोग होता था खेती करने के लिए, लेकिन उसके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या थी? क्या वो बीज बोने के लिए ऐसे फैला के प्रयोग डालते थे या कैसे खेतों में बीज छिड़कते थे? तो इसके बारे में ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, इसके बारे में तो तभी पता चल सकता है जब कोई टेक्सचुअल एविडेंस हमें हाथ लगे। दूसरी जो हमारे लिए इसकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो है टूल्स। वो हार्वेस्टिंग यानी फसल की कटाई वगैरह के लिए औजारों का प्रयोग भी करते थे। तो सवाल है कि क्या वो पत्थर के औजारों का जिन पर लकड़ी के हैंडल लगा देते थे उनका प्रयोग करते थे या मेटल्स के औजारों का प्रयोग करते थे? तो हमें कुछ मेटल के औजार मिले जो पेज नंबर 4 में आपको एक चित्र दे रखा है सबसे ऊपरी फिगर 1.4, उसमें कुछ मेटल के औजार हैं और ये हार्वेस्टिंग के लिए फसल की कटाई के लिए प्रयोग होते होंगे। तो ये दूसरी टेक्निक पता चल गई हमें एग्रीकल्चर की कि वो औजारों का प्रयोग करते थे हार्वेस्टिंग के लिए, फसल की कटाई के लिए। और जो तीसरी टेक्निक है वो है सिंचाई की, क्योंकि अधिकांश जो हड़प्पा के स्थल है वो सेमी एरिड एरिया में है, यानी कि अर्धशुष्क क्षेत्र में जहाँ बारिश कम होती है। तो खेती करने के लिए उन्हें सिंचाई यानी इरिगेशन की जरूर पड़ती होगी। तो वो कैसे इरिगेशन करते थे? इसके लिए वो कैनाल यानी नहरें बनाते थे। अफगानिस्तान में शोरतुगही में कैनाल इरिगेशन के हमें एविडेंस मिले हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं मिले। तो क्या वहाँ पर कैनाल से खेती सिंचाई नहीं होती थी? हो सकता है होती हो, लेकिन बाद में उन कैनाल्स में, उन नहरों में गाद जमा गई हो, सिल्टिंग हो गई हो। सिल्टिंग यानी गाद यानी कीचड़ जमा हो गया और वो नहरें बंद हो गई हों। तो एक तो तरीका था इरिगेशन का कैनाल, जिसका एविडेंस हमें अफगानिस्तान के शोरतुगही में मिला है। दूसरा तरीका जो जिसका प्रयोग वो कर सकते हैं इसका सिंचाई के लिए वो है कुएं यानी वेल्स के द्वारा भी वो खेतों में पानी की डाल सकते थे। तो वेल्स का प्रयोग भी इरिगेशन के लिए होता होगा। और तीसरा तरीका जो है वो रिजर्वायर यानी जलाशय, बड़े बड़े तालाब बना दिए जाते थे जिसमें बारिश का या दूसरी तरह पानी भर लिया जाता था और फिर उसका इरिगेशन के लिए प्रयोग होता था। ऐसा एक जो हमारा रिजर्वायर है वो गुजरात के धौलावीरा में हमें मिला है और उसका चित्र भी आपको पेज नंबर 4 में दे रखा है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 3 मुख्य बातें आपको इस प्रश्न के उत्तर बतानी है कि हड़प्पा के लोग कौन कौन सी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते थे। एक हल और बैल का प्रयोग करते थे, दूसरा हार्वेस्टिंग के लिए, फसल कटाई के लिए टूल्स का प्रयोग करते थे, खासकर मेटल टूल्स का प्रयोग करते थे, और तीसरा खेती के लिए वो इरिगेशन यानी सिंचाई का प्रयोग करते थे। इरिगेशन भी कैसे होती थी? कैनाल से होती थी, नहरों से होती थी, वेल्स से होती थी यानी कुओं से होती थी, और रिजर्वायर यानी जलाशयों से होती थी।
अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है हमारे इस 12वीं या 11वीं के भी जो किताबें हैं एनसीईआरटी की, उसमें ना केवल आपको उस अतीत के तथ्यों को बताने पर जोर दिया जाता है, बल्कि ये भी बताया जाता है कि अतीत की खोज कैसे की आर्कियोलॉजिस्ट ने और इतिहासकारों ने। तो इसी को समझाने के लिए पेज नंबर 4 पर आपको एक बॉक्स दे रखा है, और ये बॉक्स जो है ये हमारे फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट मैकी, और उन्होंने किताब लिखी थी फर्दर एक्सकैवेशंस एट मोहनजोदड़ो, 1937 में किताब लिखी थी। तो उसके कुछ अंश आपको इस बॉक्स में दे रखें, और इस बॉक्स में उस अंश को पढ़ के आपको पता चलेगा कि जैसे हम आज भी मसाला पीसने के लिए या सब्जी पीसने के लिए सैडल कॉर्न्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी सिलबट्टे का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसे ही सैडल कॉर्न्स का इस्तेमाल होता होगा, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे सैडल कॉर्न्स हमें वहाँ पर मिले हैं। तो ये परंपरा जो सैडल कॉर्न्स के द्वारा ग्राइंडिंग यानी अनाज कूटने की, पीसने की, चटनी पीसने की, इस तरह की जो परंपराएं उस समय चलती थी, आज से 4,500 साल पहले, वो परंपराएं हमारे आज भी चल रही हैं। तो यानी भारत एक लिविंग हिस्ट्री वाला देश है। ऐसा नहीं कि वो परंपराएं जो आज से 4,500 साल पहले चलती वो ख़त्म हो गई और अब हम एक नए तरह से काम कर रहे हैं, पुरानी बातों को सब भूल गए। नहीं, वो हमारे जीवन में रची बसी हैं। वो पुरानी बात है, यानी आज से 4,500 साल पहले जिस सिलबट्टे का प्रयोग होता था अनाज कूटने के लिए, पीसने के लिए, चटनी बनाने के लिए, उसका प्रयोग हम आज भी अपने घरों में कर रहे हैं। तो भारत एक लिविंग हिस्ट्री वाला देश है, जीवित इतिहास वाला देश है। तो अब आपको ये जो पैराग्राफ, ये जो बॉक्स में पैराग्राफ है, इसे ध्यान से पढ़ना है। इसमें आप देखोगे कि इतिहासकार कैसे पता लगाते हैं। तो जो इनका जो अर्नेस्ट मैकी है, उनका जो बावर्ची है, जो उनका कुक है, वो एक बार आता है उनके पास कि जी आपने जो वो पत्थर इकट्ठे किए ना सिलबट्टे वाले, वो उनमें से एक हमें दे दो, हमें किचन में सालन यानी करी बनाने के लिए, उस करी का मसाला पीसने के लिए उसकी ज़रूरत है। तो उनके दिमाग में आया, अच्छा इन पत्थरों का आज भी अगर ऐसा प्रयोग होता है तो इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग भी अनाज की ग्राइंडिंग के लिए, उसे पीसने के लिए, कूटने के लिए, चटनी बनाने के लिए, मसाला पीसने के लिए इन सब का प्रयोग करते होंगे। तो यानी जो नोन है, जिस चीज़ को हम जानते हैं, उससे अननोन की तरफ बढ़ के हम इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं एज एन आर्कियोलॉजिस्ट एंड एज ए हिस्टोरियन। तो इन किताबों का उद्देश्य न केवल आपको तथ्यों को रटाना है, बल्कि उस प्रोसेस को भी समझाना है कि आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकार किस तरह से इतिहास का निर्माण करते हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि जिसने 11th-12th में हिस्ट्री ली है, तो वो अपना जो प्रोफेशन है, वो अपना करियर है, वो हिस्ट्री की फील्ड में ही बनाना चाहेगा। और अगर वो हिस्ट्री की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहेगा तो उसको ये पता होना चाहिए कि इतिहासकार कैसे काम करते हैं। तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे के भागों पर चर्चा करेंगे। मैं इसके साथ ही क्वेश्चन भेज रहा हूँ, तो आपको अपनी जो इतिहास की कॉपी आपने बनाई है पिंक कलर वाली, उसका भी आपको उसमें इन क्वेश्चंस के आंसर लिख के तैयार रखने हैं और बहुत अच्छे तरह से सभी को मेहनत करनी है। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, बाय बाय।